Thank you for joining our session. नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अगर मेरे आवाज़ में ब्रेक डाउन आएगा तो थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मौसम ख़राब चल रहा है 2 दिन से। तो हो सकता है थोड़ा सिग्नल बीच में इशू आए, तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। सेकंड नंबर पे जो हमारे गेस्ट लेक्चरर हैं, वंदना मैम जी, उनके घर पे एक ट्रेजेडी हो गई है। उनके सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था और 2 दिन कोमा में रहने के बाद वो एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी वो कुछ समय के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो अभी मैं उतने दिन के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट शेड्यूल में रहेंगे। अगर इस दौरान में बीच में कोई हमें स्पेशल गेस्ट लेक्चरर मिलते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी यूपी की टीम की बारी थी। तो वंदना मैम ने कहा था कि वो अभी उन्होंने अपने बाकी डॉक्टर से भी बात कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे लेक्चरर्स। तो उनको कब कौन सा लेक्चर करना है उसके लिए भी अभी रिगार्डिंग बात हो रही थी। पर चलिए, कोई इशू नहीं है अभी। मुझे लगता है नेक्स्ट 3-5 डेज के अंदर वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो वो अपना जब कंप्लीट करने के बाद वो नेक्स्ट जो लेक्चरर्स हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे, और उन्हीं का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमारा गेस्ट लेक्चर के जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने की। तो अब जब वो जुड़ेंगे तो हम अपने गेस्ट लेक्चर को उस समय कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो बेसिक प्रैक्टिस के रिगार्डिंग पे रहेंगे। ओके। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपना जो सेशन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है, टेम्परामेंट डायग्नोसिस जो था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि जो उसका इंफॉर्मेशन है उसको मैं कंपाइल कर रहा था, बीच में थोड़ा 2 दिन एक फंक्शन भी था हमारे रिलेटिव में, तो मैं थोड़ा वहाँ पे बिजी हो गया था। तो मैं उसका कंपाइलेशन नहीं कर पाया पूरा से। कि आपको एलोकेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपका कैसे होता है टेम्परामेंट डायग्नोसिस से। लिम्फेटिक का मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है, सेंग्वाइन का थोड़ा बचा है, और मिक्स को हमको उसको थोड़ा सा करना बचा है। तो नेक्स्ट कल के लेक्चर तक मैं अपना कंप्लीट करके उसको मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। अभी तक हम एक बार जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस था उसको रिवाइज कर सकते हैं, कर लेंगे एक आज के लिए। और उसके बाद जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो लेक्चर रहता है वो एज इट इज स्टार्ट किया जाएगा। समय 5 बज चुके हैं, सॉरी 3 बज चुके हैं। आज मैं आपको कुछ चार्ट एंड पोस्टर के रिगार्डिंग भी बताना चाहूँगा, जो कि आप सभी लोगों को हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने वाले पर्सन हैं, वो आपको इन चार्ट एंड पोस्टर को अवेलेबल करवाया भी होगा, और आप उनसे मांग भी सकते हैं। इसमें हमारा एक चार्ट है टेम्परामेंट पे। आज हम इस चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसी चार्ट के बेस पे आपको आगे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर की लिम्फेटिक डोमिनेंट, सेंगोइन डोमिनेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट एंड सेंगोइन टेम्परामेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपको बताया जाएगा। और इसी चार्ट के बेस पे आगे हम ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्गन सिस्टम आपका इंक्लूडेड होता है। ये आपका एक जनरल जो रिवीजन भी हो जाएगी। जो अभी तक हमने टेम्परामेंट में पढ़ा, टेम्परामेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है, कि टेम्परामेंट को आपको कैसे पहचानना है, उसके कलर, उसके इंडिकेशंस क्या हैं। और उसके अलावा टेम्परामेंट में हमने क्या पढ़ा, कि
15 पॉइंट्स पढ़े कि आपको किस पॉइंट्स को स्टडी करना है, कौन से पॉइंट्स आपको उस पेशेंट से पूछने हैं, और वो जानकारी लेके आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस बनाएंगे। जो अभी जो ये चार्ट है, ये चार्ट आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर से मिल जाएगा, पर आज मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। फर्स्ट है हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट एंड सैंगुइन टेम्परामेंट। इसमें आपको डिफरेंसेस की रूप में आपको देखने को मिलेगा। लिम्फेटिक टेम्परामेंट जो है उसका जो कलर है विटिश बताया गया है। विटिश मतलब कनक, माइल्ड ब्राउन एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो कनक के तरह विटिश कलर में, आप ब्राउन कलर में आपको बताया गया है। जबकि जो सेंगुइन टेम्परामेंट है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का सा लाली वाला कलर है, कलर रेडिश, मतलब गोरा रंग तो है पर उसका जो आगे थोड़ा सा मतलब लाली तरह देखने में वो देखने को मिलेगा। मतलब जो उसका जो फेस का जो कम्प्लेक्शन है वो ब्राइटर में रेड टाइप में फेस कम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे जो पल्स एक्टिवनेस है उसमें आपकी जो लिम्फेटिक की जो पल्स होगी वो कम होगी। मान लीजिए अगर नॉर्मल आपके 100 है, 98 है, सो 70 है, तो वो आपकी कम होके 50, 60, 40 पल्स एक्टिवेशन आपको कम देखने को मिलेगी। वहीं पे जो आपका सेंगुइन टेम्परामेंट है उसकी जो पल्स एक्टिवनेस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल से वो आपका 10-20 हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर, लिम्फेटिक पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो आपको नॉर्मल वैल्यू से लो देखने को मिलेगा, कम ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। पर वहीं पे जो आपका सेंगुइन पर्सन है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब अगर बात की जाए जनरल कंडीशंस की, तो अगर हेडेक की बात की जाए तो आपको लिम्फेटिक पर्सन में ज़्यादा हेडेक के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। वो पर्सन आपको हेडेक, सर दर्द के रिगार्डिंग जो बात नहीं बोलेगा। पर वहीं पे जो सेंगवाइन पर्सन है उसमें आपको ज़्यादा हेडेक के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्लीप पैटर्न में, तो जो लिम्फेटिक पर्सन है उसकी उसको नींद जो है वो ज़्यादा आती है या ज़्यादा आएगी। उसको जब मौका मिले सोने का वो सो जाएगा। जो लिम्फेटिक पर्सन है उसकी जो नींद जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। वहीं पे जो सेंगवाइन पर्सन है जो नींद है वो कम रहती है। मतलब सोने को मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी वो टाइमली उठ जाता है। अगर वो लेट भी सोएगा तो भी जल्दी उठ जाता है, जैसे आपसे पहले शेयर किया गया था। तो उसमें नींद जो है वो कम देखने को मिलती है। अब लिम्फेटिक पर्सन जो है इसको कॉन्स्टिपेशन वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लिम्फ के बेस पे है तो जीआईटी इन्वॉल्व रहता है हमेशा, तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर वहीं पे जो आपका सेंगुइन पर्सन है उसमें कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बात की जाए अगर लेजीनेस की, तो जो लिम्फेटिक पर्सन है वो ज़्यादा लेजी देखने को मिलेगा आपको। अभी देखिए उस दिन हम बात कर रहे थे कि लिम्फेटिक पर्सन जो होता है वो कोई भी काम करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन होता है। पर वहीं पे उसकी जो एक क्वालिटी है वो क्या है, लेजीनेस। वो काम तो बहुत अच्छा करता है पर वो स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा आलसी भी होता है। आलसी का मतलब कि वो सोचता है कि मान लीजिए उसको पता है कि ये काम एक दिन में हो सकता है पर उसके पास 10 दिन का समय है उस काम को करने के लिए, तो 9 दिन पहले मजे करेगा, फिर लास्ट में 10वें दिन जाके उस काम को करेगा। वहीं पर अगर संगवाइन पर्सन है उसको पता है कि 10 दिन, उसको मालूम है ये काम हो जाएगा, उसको पता है कि 10 दिन का समय है, तो पहले वो अपना काम खत्म करेगा, उसके लास्ट के 9 दिन वो मजे करेगा। तो इस तरह के डिफरेंसेस है लेजीनेस में। अब अगर बात की जाए इम्यूनिटी में, तो जो लिम्फेटिक पर्सन जो है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी लेस होती है। आप पाएंगे कि वो प्रोन टू कोल्ड फीवर ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा खांसी जुकाम बड़े आसानी से हो जाता है। जरा सा सीजन चेंज होगा तो उसको खांसी जुकाम हो जाएगा। तो ये आपका लिम्फेटिक पर्सन। वहीं पे आपका जो सेकंड पर्सन है जो सेंगवाइन है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो आपको स्ट्रोंगर देखने को मिलेगी। वो आप पाएंगे कि उन्हें किसी भी तरह का
जो उनको किसी भी तरह का जैसे खांसी जुकाम बुखार वो आसानी से नहीं होता है, उनको इस तरह की जो बीमारी है वो आसानी से नहीं होती हैं, आप इस तरह के उसमें सिम्टम्स पाएंगे। अब अगर इलनेस की बात की जाए तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहिबान थे, तो उन्होंने बताया कि उनके पास जो दो बीमारी के पर्सन जो आते हैं वो सबसे ज्यादा, एक आपके मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और सेकंड आपके जुलाई अगस्त सितंबर। इन जो 6 महीने के जो पर्सन होते हैं उनके पास उस दौरान के जो पर्सन है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं बीमारी के। सॉरी, जी बिल्कुल इस तरह के जो पर्सन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं उनको बीमारी के। पर अब वहीं पर आपके अगर बात की जाए लिम्फेटिक टेम्परामेंट में, तो आपको बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो किसी ना किसी चीज तरह की बीमारी से ग्रसित रहता ही होगा पर्सन। पर वहीं पे जब वो सेंग्वाइन पर्सन जो है उसके अंदर जो इन जनरल में बीमारियां जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी, वो बहुत कम ही होता है कि वो बीमार हो जाता हो। उसके बाद है हमारा डिजीज। लिम्फेटिक पर्सन की कॉमन डिजीज कौन सी है? वो है कोल्ड, क्रोजा एंड लंग्स बेस्ड डिजीजेज। सबसे ज़्यादा आपको उसमें कोल्ड की रिगार्डिंग डिजीज या कफ एंड कंजेशन के रिगार्डिंग की डिजीजेस या फिर लंग्स के रिगार्डिंग की डिजीज आपको ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी लिम्फेटिक पर्सन के अंदर। पर वहीं पे जो आपका सेंग्वाइन पर्सन है उसके अंदर आपको स्किन, हार्ट और किडनी, इसके रिगार्डिंग जो डिजीज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्किन हार्ट एंड किडनीज की। जो मेडिसिन है लिम्फेटिक पर्सन की वो है S1RE एंड ये आपकी मेडिसिन है लिम्फेटिक पर्सन की S1 एंड RE, स्कोरोफ्लोसो एंड रेड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जब मेडिसिन का नाम लिया जाए और टेम्परामेंट की हमारी बात चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि यही आगे चल के आपको फॉर्मूला मेकिंग की तरफ को लेके जाएगा। तो उसमें मेडिसिन है आपकी S1 एंड RE, सेकंड मेडिसिन है आपकी A3 एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। जो संगवान की मेडिसिन है वो है A3 एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा लिम्फेटिक एंड सेंग्वाइन टेम्परामेंट का एक चार्ट। ये आपको इन्फॉर्मेशन इस चार्ट में मिलेगी। ये चार्ट आपके पास बड़े साइज में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिल्कुल बिल्कुल यस सर, ये चार्ट आपके पास बड़े साइज में भी आपको मिल जाएगा। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे तो उसको आप अपने जहाँ पे आप क्लिनिक में बैठते हैं तो उसके अपने टेबल के ऊपर लगा लीजिए, रख लीजिए, या फिर आप उसको अपने सामने वाली दीवार पे लगा लीजिए, क्योंकि शुरुआती दौर में ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए इसमें एक कॉलम था, एक कॉलम नहीं, देखिए पल्स एक्टिवनेस, ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्लीप, कॉन्स्टिपेशन, लेजीनेस, इम्यूनिटी, इलनेस, टाइप ऑफ डिजीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरह के फैक्टर हमने आपसे जो शेयर किए, यही आपको आगे चल के जो ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इंडिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो लिम्फेटिक पर्सन है ना ही उसकी पल्स एक्टिवनेस आपको ज्यादा देखने को मिल, मतलब पल्स एक्टिवनेस भी उसकी थोड़ी लेस में देखने को मिलेगी, ब्लड प्रेशर भी उसको थोड़ा लेस में देखने को मिलेगा, और हेडेक भी उसको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। पर वहीं पे जो आपका सेंगोइन पर्सन है उसकी पल्स एक्टिवनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा देखने को मिलेगा, हेडेक उसकी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर इसको हम बाय नेचर ऑफ ऑर्गन सिस्टम पे जाएं तो नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग पे इसमें आपको इंडिकेशन मिल रहा है। तो अब जब आप पेशेंट से पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे भूख, तो वहीं पे कॉन्स्टिपेशन एंड लेजीनेस, इम्यूनिटी, ये आपके जीआईटी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बेसिक इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? हमारी फूड डाइजेशन की वजह से। अगर हमारी फूड डाइजेशन सही नहीं होगी तो हमारी इम्यूनिटी सही नहीं रहेगी।
इसलिए जब कोई इम्यूनिटी का पर्सन है तो हम उसको किस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं पहले, आईबीएस का, कि उसकी जो डाइजेशन होने के बाद उसकी बॉडी को सही से वो पावर मिले खाने की। तो अभी ये दो चार्ट थे लिम्फेटिक एंड सेंगोइन के। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछूंगा, किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन आस्क आउट करे। हेलो। यस सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। निष्का जी। टेम्परामेंट ये वाला सर पहली बार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी एक्चुअली मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था। मेरे पास दो है मेरे पास, मैंने अपने क्लिनिक पे लगा भी रखे हैं। जी थैंक यू सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जैसे पल्स एक्टिविटीज में जब हम किसी की उंगली में वो ऑक्सीटोमीटर लगा के देखते हैं तो उसमें जी। जैसे 97 आती है। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी। तो 97 से अगर कम आए तो लिम्फेटिक है, और अगर उससे ज्यादा आती है तो सैंग्युइन है। यही कहना चाह रहा ना आप? सर नहीं, जी इसका मतलब जी जी। जो इसमें है कि उसकी जो पल्स है वो कम देखने को मिलेगी। लिम्फेटिक वाले की जो पल्स होगी ना, वो आपकी 97 से जी कम कम ही देखने को मिलेगी। मतलब 10 कम देखने को मिलेगी, 5 कम देखने को मिलेगी। और जब ड्यूरिंग द डिजीज भी हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन के भी हो सकता है। और जी जी उसकी जो संगवाइन वाले उसकी आपको पास ज्यादा देखने को मिलेगी। जी। नहीं, इसका वैसे नॉर्मल सर। जी 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 नॉर्मल जी 97 होता है तो उससे कम जी एंड जी। ज्यादा के बेस पे ही रहेगा ये। बस बस बस, ठीक, मैं जी यही कंफर्म करना चाहा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर जी जी सर। जी जी सर सर। पल्स तो 72 मिलेगी। नॉर्मल तो 72 बिल्कुल। 72 हार्ट रेट एंड पल्स पे थोड़ा सा नॉर्मल। कंफ्यूजन हो गया सर। 72 मैं भी उसमें उसी में पहले कंफ्यूज हुआ था। 72 आपका हम्म, पल्स एंड 98 नॉर्मल। हार्ट रेट। जी जी। तो पर इसमें जो आपकी एक्टिवनेस है वो कम एंड ज्यादा के बेस पे आपको कंसिडर करना है। अभी ये जो कंप्लीट होगा टॉपिक, ये जब हम नर्व लिम्फेटिक डोमिनेंट एंड सेंगोइन डोमिनेंट, जिसको नर्वस टेम्परामेंट एंड बिलियस टेम्परामेंट कहा जाता है, जब उसके ऊपर डिस्कशन होगा हमारा, तब जाके ये जो टॉपिक है वो अपने कंप्लीशन की तरफ को पहुंचेगा। पर अभी आज का जो आपसे डिस्कस किया गया उसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई बात पूछनी हो, या कोई उनको लगता है कि ये ऐसा क्यों है, कोई भी उनका अपना मन का भाव हो इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज बोले, बात करें। देखिए, एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है, 10 पर्सन को जवाब मिल जाता है, इसलिए प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछे। सर मैं एक बात कंफर्म करना चाह रहा था सर। जी। जो जो आपने बताया था कनक कनक वेटेज, ये वेजेस। कनक का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। कनक का अर्थ क्या है सर? कनक मतलब कि जो गेहूं होता है हमारा। देखिए, हम जो अच्छा हिंदुस्तानी अच्छा, लोग हैं ओके ना, हमारा जो रंग है ओके वो ओके गेहूं का रंग है। ओके ओके जी जी ओके जी। ओके ओके। कोई अच्छा, मैं सफेद कनक को गेहूं। यहाँ सोना, जी। मैं यहाँ सोना समझ रहा था सर, नहीं नहीं सोना। नहीं नहीं नहीं। जी कोई सफेद जी जी, ठीक गेहूं सर, है, ठीक। कोई भूरी गेहूं है, तो कोई काली गेहूं है ना, पर है हमारा जो रंग है वो ठीक गेहूं ठीक। कलर का है। हाँ जी। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक जी ओके जी। उसमें आपका जो लिम्फेटिक पर्सन है वो प्योरली गेहूं रंग का होगा, और जो संगवाइन पर्सन होगा उसका गेहूं रंग तो होगा पर उसकी चमकदार होगा, वो रेडिश कलर में होगा वो थोड़ा सा। एनीवन एल्स प्लीज। अच्छा, जो अभी हमने ये जो चार्ट पढ़ा है इसके अंदर ये सुन के, जो ये जैसे कि आपका पल्स एक्टिवनेस, ब्लड प्रेशर या कॉन्स्टिपेशन, लेजीनेस, इम्यूनिटी, इस चीज को सुन के थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में क्लियर हो रहा है कि हम कैसे ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर्स आपके पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के बेस के इंडिकेटर्स हैं। यस सर यस। जी। देखिए, काउंसिलर मैटी जी ने सिर्फ एक इस टेम्परामेंट डायग्नोसिस के बेस के ऊपर काफी अच्छा अपना प्रैक्टिस को गेन किया है। जो उनका भी जब शुरुआती दौर था तो उस पे भी उनका तरीका क्या रहता था, मैं भी उनकी एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बता रहे थे कि उनका तरीका क्या था शुरुआती दौर में, कि उन्होंने अपने साथ एक डॉक्टर रखा हुआ था एलो जो डायग्नोज बनाने के लिए, सिर्फ वो डायग्नोज बना के बताता था, और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी बनाते थे।
और फिर वो उस रेमेडी से पेशेंट जो है वो ठीक होता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंट सीजर मैटी जी के ऊपर एक मतलब पूरे यूरोप लेवल पे बैन लग गया उस समय कि इनकी जो मेडिसिन है वो कोई परचेज ना करे। फिर वो बैन बाद में इन शब्दों से हटा। और उस समय बस उनका भी बोलना यही था कि इस दवाई के अंदर इसकी जांच की गई तो इसके अंदर कुछ नहीं पाया गया। बोला अगर कुछ नहीं पाया गया तो इससे इंसान ठीक कैसे हो रहा है। जो उनका आगे जो आर्ग्यूमेंट था वो था कि अगर इस दवाई के अंदर कुछ नहीं है, अगर ये पानी ही है आपके अकॉर्डिंग, मिनरल मटेरियल ही है, तो पर्सन ठीक कैसे हो रहा है। तो उस समय उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें नहीं मालूम। तो फिर इस चीज को सेंटर लाइन बनाते हुए कि बेशक इसके अंदर आज के समय में कोई चीज नहीं पाई जा रही है, पर कल को विज्ञान और भी गाढ़ा होगा, विज्ञान के अंदर और भी ऐसी चीजें आएंगी जो इसकी खोज करने में मदद करेंगी। पर तब तक एक चीज प्रभावित है कि ना ही इसमें कोई जहर तत्व है, ना ही इससे कोई नुकसान होता है, और इससे पेशेंट डेफिनेटली क्योर होता है। इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरह का बैन लगाना या रोक लगाना अमान्य है। और उन्होंने उसको दोबारा रेगुलेशन में कर दिया। और उसके बाद फिर उनकी जो ये अराउंड 1870s के आसपास की बात है, 70 टू 75 के बीच के आसपास की बात है। फिर वो खुद तो आपका सॉरी 80 टू 85 के बीच की बात है। वो खुद तो 96 में गए थे। उसके आगे 11 साल उन्होंने और प्रैक्टिस की है। और उस समय उनके जो सारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो उनके डिपोज बने, सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस बने जहाँ पे उनकी मेडिसिन बिकती थी। तो ये था आज का हमारा। कल मैं इसके साथ जब आपको मिक्स जो आपके मिक्स टेम्परामेंट्स हैं उसको जब क्लियर करूंगा, तो उसी के साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन इंडिकेशन की तरफ को लेके जाएंगे। और फाइनल फिर हम उसको एक चार्ट के रूप में बताएंगे, डिस्कस करके कि जब ये सेंग्वाइन पर्सन है तो इसके अंदर ये ऑर्गन तो था, इसके ये सिम्टम होने पे ये ऑर्गन आता है। और अगर वो अगर वो मिक्स में है और लिम्फेटिक सेंग्वाइन डोमिनेंट है और लिम्फेटिक भी सिम्टम है, तो इसमें इसके कौन कौन से ऑर्गन आपके इंक्लूडेड हो सकते हैं उसके ऊपर हम पूरा चार्ट प्रिपेयर करके आपसे चार्ट बेस पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको राइट डाउन भी करेंगे और जल्दी हम उस चार्ट को लेकर भी आएंगे, क्योंकि वो हमारा पल्स डायग्नोसिस की बुक का चार्ट था। पर मैं उसको पहले ही एक बार के लिए आप सबसे डिस्कस कर लूंगा मैं। तो इस तरह के जो चार्ट्स हैं हमारे बुक में, एक ये चार्ट हो गया आपका। उसके बाद हमारा ये देखिए, ह्यूमन सिस्टम एंड देयर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज। जो भी हम सिस्टम बेस्ड रेमेडीज की बात कर रहे थे, पर हम तो थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन बेस पे भी जा रहे थे। तो इसमें आपको सारे सिस्टम बेस्ड रेमेडीज के बारे में बताया गया इस चार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल स्केलेटल के लिए कौन सी रेमेडी है, C4, और लैक्सिटी कौन सी है उसकी, GE। और उसके बाद मस्कुलर रेमेडी कौन सी है, फंक्शनल रेमेडी है S3, टिश्यू रेमेडी है C3, और लैक्सिटी क्या है, RE। तो इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे चार्ट्स के अंदर भी हमने क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करवाई है। फिर एक ये चार्ट है जिसमें आपको मसाजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज के ऊपर बताया गया है। उसके साथ किस एरिया की कौन सी रेमेडी है जो आपको कंज्यूम भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर की अगर दिक्कत आ रही है तो C4 को कंज्यूम करवाइए। अगर आपको एंडोक्राइन की दिक्कत आ रही है तो S3, C3, S5, C5। थ्रोट की दिक्कत आ रही है तो C13। फिर अगर आपको पैनक्रियास की दिक्कत आ रही है तो S2 एंड C10 का यूज करवाइए। किडनी की दिक्कत आ रही है तो S6 का यूज करवाइए। RBC WBC की दिक्कत आ रही है तो A3L1 का यूज करवाइए। तो इस तरह के सारे चार्ट भी, ये चार्ट आपको बुक में, और उसके अलावा होल आपको ये चार्ट बड़े साइज में भी आपको मिल जाते हैं। इसके लिए भी अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके प्रोवाइडर्स हैं, उनसे जरूर पूछें। तो मैं मानूं कि अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर हेयर में भी C4 का ही रोल है? जी जी सर। सर, जी C4 को भी आप पहले आप S1 C1 देते हैं, उसके बाद आप उसमें जब लेके जाएंगे तो C4 का यूज करते हैं, C1 की जगह C4 यूज कर लेते हैं। S5 देखिए मेन
C4 तो आपको एक रेमेडी दे दी, आप उसको देते रहिए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता जाएगा। पर ये चार्ट में जो पर्टिकुलर रेमेडीज बताइए, ये आपको फॉर्मूला के अंदर देनी है। मान लीजिए फॉर्मूला बन रहा है जी। आपका जीई बीई फॉर्मूला बन रहा है, पर साथ में रेमेडी कौन सी लगानी है उसके ऊपर ये चार्ट बताए गए हैं सर। अच्छा अच्छा। जी। Anyone else please? सर नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं थोड़ा सा कुछ एडिक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था, तो कर सकते हैं सर? जी बोलिए। अल्कोहलिज्म का एक पेशेंट है सर, उसको मैंने S1 और ये दे रहा है WE, हाँ जी हाँ जी। और दूसरा जो डोज जो है ना S10 और YE दे रहे हैं जो। भाई हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका सर सबसे ज्यादा ये हेडेक आ रहा है सर कि उसको पेशेंट को क्या है कि बता के देने में दिक्कत हो रही है, क्या है कि पेशेंट लेना नहीं चाहता, और उसको 3 टाइम देना है। तो कैसे डोज बनाए क्या कि सर कि पेशेंट को पता भी नहीं चले, और वो पानी में जैसे चाय चाय में दे सकते हैं तो दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो दोनों डोज को एक साथ कर, पेशेंट का ये कहना है कि दोनों डोज एक साथ नहीं दे सकते हम, या अलग अलग ही देना होगा। नहीं देखिए, आप इसमें शुरू के दौर पे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस समय उसको विड्रोल सिम्टम आना शुरू हो जाए ना, तो हाँ उस हाँ। समय फिर आपको उस पेशेंट को गाइड करना पड़ता है कि अब आप थोड़ा सा मेडिसिन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा। पर उससे पहले आप उसको, आपको बस उसकी बॉडी में ये चीज पहुंचानी है। फिर आप मान लीजिए सुबह आपने एक रेमेडी दे दी, फिर थोड़ी देर बाद उसको मान लीजिए पानी पिला दिया, उसके अंदर वो दूसरी रेमेडी डाल के दे दीजिए। फिर उसके बाद उसको हम्म। कुछ खाने को दे दिया, उसके अंदर वो रेमेडी डाल के दे दीजिए। इस तरह से उसको पूरे अच्छा। दिन थ्रू आउट में पहले एक दो फिर दूसरी दो फिर एक दो फिर दूसरी दो, इस तरह से हर 2-3 घंटे के गैप पे आप उसको करते रहे। तो शुरुआती दौर में आप इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो 15 बूंद करके हम दे रहे हैं उसको सर। 15 बूंद तो, 15 बूंद करके। 15 बूंद में मान लीजिए अगर आप उसको मल्टीपल टाइम देना चाहते हैं तो 5-5 बूंदे दीजिएगा। मान लीजिए जैसे तो मतलब चाय में दे दिया, तो आपने उसको S1W दे दिया चाय में, ठीक है। जी आप सर। इसमें ना एक काम और करना, आप शुरुआती दौर के लिए उसको पहले एक फॉर्मूला ये बना के देना, S1 C10 YE। ये फॉर्मूला बना के अच्छा। देना जो आप उसको रैपिड में मतलब हर वक्त दे सकते हैं। बाकी जो ये वाला जो फॉर्मूला है, वो खाना खाने से पहले मान लीजिए उसको आधा घंटा पहले पानी पिला दो, या उसको हाँ। मान लीजिए खाना जो उसका खाना है उसके अंदर आपने वो डाल दिया, जो हम्म बिफोर मील फॉर्मूला डाल दिया थोड़ा सा, है ना। हम्म और हम्म, खाना खाने के 10 से 15-20 मिनट के बाद मान लीजिए पानी पिला रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके अंदर आप आफ्टर मिल्क का डाल दो। पर S1 अच्छा C10 YE जो है वो आप इसको पूरे दिन में किसी भी तरह से दीजिए, 5-6-7 बार। जो उसका विड्रोल अच्छा सिम्टम है वो ये रहेगा कि जब वो शराब पिएगा तो या तो उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, बार बार उल्टी आने शुरू हो जाएगी। पर और या फिर ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए वो पहले बहुत ज्यादा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले वो एक बोतल पी रहा है, अब उसके कुछ दिन के बाद उसको जो चीज उसको एक बोतल पीने पे महसूस होती थी वो उसको हाफ बोतल पे महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद अच्छा जो उसको हाफ बोतल पे महसूस हो रहा है वो उसको और भी कम पे महसूस होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अच्छा अच्छा। देखिए बाकी साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बहुत राइज होते हैं उस समय, पर जो बॉडी सिम्टम होते हैं वो ये 2-3 तरह के सिम्टम होते हैं सर। तो ये कौन से डाइल्यूशन में देना होगा सर? B6। 6 में ही देना होगा? B6 में दीजिए, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा 6। अच्छा 6 में। ये एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, S1 S5 और W वाई। एस S1W and S10YE, ये बिफोर मिल आफ्टर मिल। और हाँ हाँ। उसके बाद मेरा होता है S1 C10 YE। ये आप हाँ इनको रैपिड डोज दीजिए। ये रैपिड डोज देना है, तो रैपिड डोज जो बनाएंगे सर वही 6 में ही, D6 में ही D6 बनाना है? सब कुछ D6 में, पूरा फॉर्मूला D6 में देंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन से जी पेज नंबर पे है जी सर किताब में? सर, पेज नंबर 132 पे 5 नंबर फॉर्मूला। जी जी सर। ठीक है सर, और तो कुछ नहीं कर सकता। असल होता क्या है कि पेशेंट का ये कहना, अभी वो पेशेंट के जो पेरेंट्स है उसका जी ये कहना है कि सिंगल ही कोई डोज बना दो, आप ये दे दो, तो हम कहते हैं कि जो नहीं असल ऐसा तो नहीं। जो ना सिंगल डोज मैंने आपको बता दी बोले, वो आप इसको मल्टीपल टाइम दो। और जो ये वाली डोज है, अगर दिन में एक बार भी पूरी खिला देंगे तो भी चलेगा। हम्म। बिफोर मिल आफ्टर मिल वाली है। पर उसके लिए अच्छा आपको जो ये S1 C10 YE वाला जो फॉर्मूला है वो आपको लंबे समय तक देना पड़ेगा उन्हें। ठीक है ठीक है। जी। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
और जी सर, एनिमल किताब आइज। में लिम्फ ब्लड क्या लिखा रहता है सर? सर इसका मतलब ये है कि जो ये बीमारी है वो लिम्फो डोमिनेटेड बीमारी है, और जो अच्छा, ये ब्लड है। बीमारी वो ब्लड डोमिनेटेड बीमारी है। इसके अंदर जी। जो आपके अंग तंत्र इंक्लूडेड होंगे वो लिम्फ वाले अंग तंत्र इंक्लूडेड होंगे, और उसमें हम्म। आपके ब्लड वाले अंग तंत्र इंक्लूडेड होंगे। जी। जी। एक से क्वेश्चन और करना था। जी सर। अच्छा, एक पेशेंट है 80 years old है, हाँ जी। और उसका तो है ना बेड सोल हो रखा है कि वो जब उसका तो हाथ पैर भी थोड़ा सा पैरालाइज है, तो लेटा हुआ है तो बेड सोल हो गया है। हाँ जी। तो उसको तो क्या क्या डोज ऐसा बना के दे जो जख्म भी ठीक हो, और किडनी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसकी, लेकिन अभी तक कुछ खा भी नहीं रहा है। S5C1W देना है अपने बेड सोर टाइप कंडीशन के लिए। वैसे एस्पन तो S5C1WE एस जो फाइव बुक वाला फॉर्मूला है वो S5 और C5 बेस फॉर्मूला है। पर अगर आपको इसको हाँ रैपिड में देना है ना, जैसे अभी एक सिंगल रेमेडी बना के देना है, तो आप पहले हाँ हाँ इसमें ये चला सकते हैं, बाद में आपको ये बड़े वाला। इससे क्या होगा कि उसके बेड सोर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे, अच्छा, पेनलेस होना शुरू हो जाएंगे, पर अपीयरेंस बंद नहीं होगी। पर जब दूसरा देंगे उससे उसकी अपीयरेंस बंद होना शुरू हो जाती है। तो उसमें कौन आपको कौन S5C1W देना है आपको पहले। अच्छा, हाँ, ये भी आपको D6 में देना है, पर आप इसको D6 की जगह पहले D5 में दे सकते हो। कुछ समय के बाद उसको D6 में कर दीजिएगा। S5C1WE W। रैपिड में। हाँ जी, रैपिडोज में हर 2 घंटे पे 5 बूंद डायरेक्ट टंग पे डाल दीजिए। डिक्स उससे उसके D6 नहीं देना है। पैलेटिक कंडीशन में भी चेंजेस आएंगे। D5 में दीजिएगा पहले। अच्छा, और और दूसरा इनको एल्कोलिन सिरप दीजिए 2 बार दिन में। अच्छा एल्कोलिन का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और उसका जो है ना थोड़ा सा जो है ना किडनी में भी कहा है कि वो एल्कोलिन एल्कोलिन उसको कवर करेगा सर, तभी मैंने आपको एल्कोलिन अच्छा, सजेस्ट किया। ठीक है सर, ठीक है सर, हेलो सर, ठीक है, नमस्कार ओके। सर। नमस्कार जी सर। जी सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि जब हमारा जो है ये रीढ़ की हड्डी जो है, जब इस पे दर्द होता है पेशेंट को, तो मैं इस पे आरी ऑइंटमेंट लगाने के बाद क्या उस पे ग्रीन ऑइंटमेंट या वाई ऑइंटमेंट लगाना जरूरी होता है सर? सर मसाजिस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग ऑइंटमेंट बनाया तो हम ऑइंटमेंट भी यूज कर रहे हैं, जी डायरेक्ट जी अप्लाई भी करवा सकते हैं आप, है ना। जी जी पर डबल उसका मतलब ये रहता है कि जी क्योंकि जी उसमें आपको पहले एक 2 तरह के रिएक्शन लेने हैं आपको। जी जी इसलिए जब मसाज होती है वो 2 मेडिसिन की होती है। आप जब कहीं भी मसाज पढ़ेंगे तो उसमें 2 मेडिसिन लिखी होंगी। जी जी जी। ठीक ठीक, मतलब कि सिंगल जो है उस पे नहीं दे, मतलब जैसे जी रेड ऑइंटमेंट अगर देंगे तो नहीं देना, दोनों देना है हाँ, अगर दोनों देंगे तो। दोनों दीजिए बिल्कुल, पहले जी एक जी हाँ। दूसरा दीजिए। जी जी, और ये जो है कमर तक तो दोनों देनी है, लेकिन जब हम दोनों अगर पैरों में ले जाते हैं जी तो राइट में रेड ऑइंटमेंट और लेफ्ट में जो है ग्रीन ऑइंटमेंट, ऐसा जी। करके दें कि उसमें भी बारी बारी से दोनों लगवाएं सर? सर देखिए उसमें भी आप अभी इसका एक हमारा लेटेस्ट जो हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था, जी जी तो उसमें हमने ये पाया कि जब आप ऑर्गन को, मान लीजिए आखिर में हर चीज की दोनों दिशाएं होती हैं, जी ठीक जी है। राइट लेग की भी लेफ्ट एंड राइट साइड है, जी जी। तो उसकी वजह से अच्छा भी अच्छा आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा तो अच्छा इसलिए अच्छा दोनों को अच्छा। आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जी जी जी। वैसे सर दर्द के लिए हम ज्यादातर कौन सी मेडिसिन हमें बेहतर, जैसे कि कोई आया उसके हाथ पैर में बदन में दर्द है, मतलब पूरे बदन में है, जी तो कोई एक पार्टिकल नहीं होता है कि केवल उसके सीने में दर्द है या कि पैर में दर्द है या हाथ में, तो जी। वैसे में हम कौन सी मेडिसिन ज्यादा चूज करें, ज्यादा बेहतर आएगी जो है? जैसे उसके पूरे बदन में दर्द है और कह रहा है कि मुझे कुछ दवा दीजिए। वैसे अभी एक पेशेंट आया, मुझे बोला कि भाई मुझे पूरे बदन में पेशेंट मतलब दर्द है, हाँ जी और तो ऐसे मैंने उसको S1W या F1YE दे दिया था। जी 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 बिल्कुल ठीक किया आपने। तो हाँ, लेकिन हमने कहा इसको थोड़ा इसमें जानकारी भी कर इसमें आप लीजिए। S1F1YE देना पहले आपने ना, मतलब जब अच्छा अच्छा इस तरह का कोई पर्सन हो तो उसको एक ही जी फॉर्मूला बना के दो आप, ठीक है। अच्छा पहली अच्छा बात तो ये है। और अच्छा। वाई का यूज करना ही पड़ेगा हमको पीने के लिए, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है किसी चीज को, है ना। जी 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 जी। और दूसरा जी आप उसमें एप्लीकेशन जो है
वो पहले डब्ल्यू की करवाओ, जी और जी उससे क्या कि न्यूट्रलाइजेशन होगा। उसके बाद उस पर्सन के अकॉर्डिंग जीई एंड आरई जो भी आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है, उसका जी मसाज करवाइए। पहला हाँ मसाज डब्ल्यू पे करवाइए, सेकंड मसाज जीई एंड आरई में से किसी भी चीज का करवा सकते हैं आप। हाँ, नहीं सर जे प्लीज जैसे सर पूरे बदन में दर्द है, तो वैसे फिर कहाँ पे कैसे कराएंगे? सर पे ही करवा देंगे क्या आपको टेम्पल, ऐसे? बिल्कुल टेम्पल हो गया, टाउंसिल एरिया हो गया आपका, जी है ना, जी जी। ईयर अच्छा जी। लोब हो गया, बैक लोब हो गया, ठीक और ठीक आपका ठीक। नोस्ट्रिल बेस हो गया, ये हेड हो गया, फोरहेड हो गया, जी ये जी आपका एरिया ठीक हो गया, ठीक ये मसाजेस होगी। फिर डायरेक्ट ठीक। अप्लाई करवाइए जहाँ पे पेन हो रहा है। तो जी जी कोई भी पेन, किसी भी तरह की पेन हो, तो अफेक्टेड एरिया और आपका जो होल फेस जो होता है, इसके जी ऊपर जी आपको मसाज करवाना चाहिए, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जी ठीक इसमें आप ठीक फ्लेक्स का भी अगर मसाज करवाएंगे तो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक ठीक सर, बहुत अच्छा। एक बार फॉर्मूला रिपीट करेंगे सर। सर एस, ये है हमारा S1F1YE। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये वाई जो है ना रिड्यूस के लिए देना है। हाँ जी, रिड्यूस करने के लिए, जब हम किसी भी सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए यूज करवा रहे हैं तो YE का यूज कर सकते हैं। D6 में देना है। D6 में देना जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक, ओके सर, जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर यस सर। सर ये किडनी स्टोन में हॉट कंप्रेस देने के लिए भी मेडिसिन पूछना था सर। सर S6C1GE, ये आपका ए, S6C1GE, ये आपका बेसिक रहेगा। जी और कुछ समय के बाद आप इसको, अगर मेल है तो S2, सॉरी जी फीमेल है तो S2, मेल है तो S3 से चेंज कर दीजिएगा बस। बाकी सी हॉट कंप्रेस C1 में और सर, जी C1, हाँ जी, हॉट कंप्रेस में सर। जी हॉट कंप्रेस, जी हॉट कंप्रेस। जी शुभम, आप रेडी हैं अपने लेक्चर के साथ? 5 मिनट लगेगा। ओके शुभम, नो इशू। जैसे आप रेडी होंगे ना, माइक ऑन करके मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ सर, हेलो। हम्म, इंडोमेट्राइटिस के बारे में हम जानकारी पूछना चाह रहे थे सर। जी, मैम ने भी उसके रिगार्डिंग वैसे इन्फॉर्मेशन दिया था। जी, हम उस वक्त क्लास में नहीं थे, मतलब कोई किसी इशू कारण। नहीं, जी जी तो अभी जैसे कहने करते कुछ दिन पहले मेडिसिन चलाए थे, जी। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन बीच में पेशेंट जो है कहीं चली गई होगी। हाँ जी। तो ब्लीडिंग का समस्या फिर जो है उसको एक महीना में 2 बार हो ही जाता है। सर पेशेंट को ना बस आप इतना थोड़ा सा गाइड करके रखिए कि जब आपके पास दवाई लेने आ रहा है ना, तो जी 6 महीने से कम दवाई कभी ना खाए वो ना। और उसको जी जी गैप नहीं करना है, चाहे उसको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ठीक होगी तभी उसको गैप नहीं करना है। पहले बोल दीजिए कि बोला अगली बार अगर रिपीट होगी तो आप मुझे पे ये दोष नहीं डाल सकते हैं कि भाई थैंक यू। हमने आपने दवाई खाई थी और आपको ये चीज रिपीट कर गई है ना, जी क्योंकि जी आपने ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं लिया है। इसलिए आपको जी। कुछ नहीं करना है, आप उसमें एंडोमेट्राइटिस का ट्रीटमेंट रीस्टार्ट करवाइए। हाँ, वो- और वही। जी। हम्म, अभी जैसे ब्लीडिंग का समस्या हो रहा है सर, तो उसमें कुछ बंद भी करना होगा, गायनोविट वगैरह या कोई अभी फार्मा? उनको नॉन पीरियडिक ब्लीडिंग है ना? जी, ब्लीडिंग अभी हो रही हाँ, है। नहीं नॉन पीरियड की वजह से हो रही है या फिर नॉन पीरियड हो रही है? समझिए कि लगातार लगातार 2-3 बस एक आप बार। उसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजिए अभी, पहले सब कुछ एक बार स्टार्ट करवा दीजिए। 3 दिन जी के सर। अंदर अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो आप गायनोवेट वगैरह बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज ओ, आप उसको स्टार्ट रखेंगे सर। थैंक यू सर। जी, ओके। थैंक यू। काशिफ, नमस्कार नमस्कार सर। सर। बोल रहे हैं कि जो रैकेट कैंसर वाला जो मरीज देख रहे थे हम लोग, जी 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 जी। उसको सर एक क्वेश्चन है कि बार बार लैट्रिन होता है सर, अब बिना डुफ्लॉक्स पीने या लैक्टिलूज पिए हुए नहीं होता है लैट्रिन। और एक दिन में एक बार पीता है तो 2 से 3 दिन लगातार लैट्रिन होते रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब कि दिन भर में 20-30 बार लैट्रिन होता है। ओके, उस पे पहले तो क्या आप हम उसको एस क्लास ही स्टार्ट करवाइए, है ना? दिए हुए हैं सर, एस क्लास दिए हुए हैं। चलिए इसके डोज के ऊपर मैं एक बार सर से डिस्कस करके
हाँ और सर। फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। और मेगाटोन को भी थोड़ा सा यूज करवाएंगे इसमें ना। मेगाटोन है सर, वो बोला था कि थोड़ा सा विटामिन के लिए हम बोले कि जब तक सर से इजाजत नहीं होगी इसमें हम कुछ अलग से ऐड नहीं कर सकते हैं अभी। जी जी जी। तो वो हम जो फार्मूला दिए सेम चल रहा बस था, जो निकलना डॉक्टर बंद हुआ है उनका। पास मतलब कि फिस्टूला थोड़ा थोड़ा कमा हुआ है सर, फटा हुआ है थोड़ा सा। जी 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 जी। हम उसको हल्का परसों देखने गए थे तो उसका हम फोटो खींच के लाए हैं सर, भेजते हैं अभी आपको। जी जी। और बोल रहे हैं कि लैट्रिन वाला थोड़ा सा सुधार हो जाएगा तो हम जितना दिन बोलिएगा डॉक्टर साहब उतना दिन दवा खाएंगे। हम के लिए रुकिए, सर बिल्कुल से बात अभी होगी, 2 दिन बिल्कुल अभी नहीं होगी, तीसरे दिन में होगी तो बात बताएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बार सर से डिस्कस किया जाए सर। बिल्कुल। ओके सर। जी। हेलो। यस सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। डॉक्टर साहू बोला था सर, मैं हरदा से, जी मध्य सर। प्रदेश से। जी। हाँ सर, एक पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर है उनको, लेकिन उन्होंने भी एक बार फर्स्ट टाइम उन्होंने कीमो लगा चुके हैं वो। ओके। तो सर आप सर मुझे थोड़ा सजेस्ट करिए कि उनको अपन पेटेंट में क्या दें अपनी कंपनी का। एल्कोलिन R27 ये पहले स्टार्ट करवा सकते हैं आप। एल्कोलिन एंड R27। R27, ओके सर। और आपको इसमें हॉट कंप्रेस भी देना पड़ेगा। अच्छा, हॉट हाँ जी। कॉम्प्रेस भी। हाँ जी। और तो उसके लिए आपको S27GE और साथ में ग्रीन ऑइंटमेंट एंड रेड ऑइंटमेंट टाइम टू टाइम चेंज करके आप मसाज करवाएंगे। अच्छा, जी ठीक है, ओके सर, जी। थैंक यू। आपको उसके अंदर अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा सर। हेलो अच्छा, सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। जी सर, वो जैसे अपना जो पेटेंट है सर, केप्टी किट जी जी। और जो नेफ्रो के है, तो इसमें हम दोनों में कहाँ पे किसको यूज करें ज्यादा बेहतर सर होगा? सर नेफ्रो के आपका एज ए सप्लीमेंट और एज ए किसी भी तरह के चाहे फिर आपका यूरेटर में दिक्कत आ रही है, चाहे ब्लैडर में दिक्कत आ रही है, जी चाहे आपका किडनी में दिक्कत आ रही है ना, उसके जी लिए जी आप इसको एज ए सप्लीमेंट यूज करवाएंगे। केएफटी जी किट का जो है वो रोल थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप उसमें है, इमरजेंसी टाइप उसके अंदर है। तो जी उसका एक अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार अभी इसके ऊपर लेक्चर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब लेक्चर जी जी पूरा हो जाएगा, हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, मुझे लगता है खुद संजीव सर ही इसका लेक्चर देंगे एक बार पेटेंट के ऊपर आपको। तो वो उस समय जी आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे कि आपको केएफटी किट जी कहाँ पे यूज करवानी है। पर जो नेफ्रो के है वो आपका पूरा केयूबी सिस्टम का वो है, सप्लीमेंट है वो। जी जी जब आपको उसको जी रिकवर करवाना है या आपको उसको मेंटेन करवाना है तो आप उसमें नेफ्रोके का यूज करवाएंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और किसी भी तरह की किडनी के जी रिगार्डिंग की कोई भी या किडनी या केयूबी के रिगार्डिंग कोई भी बीमारी आपको चल रही है तो उसमें आप जी नेफ्रोके का यूज करवाते हैं तो जी आपको जो सस्टेनेबल रिजल्ट देखने को मिलता है। जी जी सर, उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कौन सा बेहतर किस में जी रहेगा, जी जी क्योंकि एक पेशेंट था हमारा, उसको बार बार जो है ना पेशाब लग रहा था। जी तो मैंने उसको S6L1B C6N1G C17Y मैंने दिया, जी अल्कोलिन सिरप दिया जी और R22 दिया, लेकिन उसको बेहतर आराम मतलब रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने उसको केएफटी किट दे दिया है, कल मैंने दिया है। जी जी। तो उस समय मेरे पास नेफ्रो के और केएफटी किट दोनों था, मैं डिसाइड नहीं कर पाया किसको बेहतर दूं। तो चलिए मैंने कोई नहीं, केएफटी, आपके लिए एक हाँ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना सर। देखिए ऐसा है, जी जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जी आपने सर को बोलते सुना होगा कि अनगाइडेड मिसाइल है। जी 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 मिसाइल छोड़ छोड़ दी जाएगी, वो अपने निशाना खुद ढूंढ के चली जाएगी, ठीक है। जी 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 हाँ जी बस ये उसमें डेफिनेट है कि उसमें एसिक्स का यूज हो रहा है तो वो आपकी किडनी को ही जाके आपके जी यूरिनरी अपरेटस को ही जाके वो पकड़ेगी, है ना। जी तो जी डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा मिलेगा। जैसे वो प्रोस्टेट का ग्रंथि में अगर उसको प्रॉब्लम होगी, सूजन हो गया, इन्फेक्शन होगा, तो ये केएफटी किट अपना उसमें भी तो वर्क कर जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका भी आपको किस समय देना है। देखिए जी अब इसमें भी हीलिंग एंड क्योरिंग का ही रोल आपको मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि आपको सेम तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, सेम नेचर के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपको जी लास्ट में इसकी जब हम आपको जब ब्रीफिंग करेंगे तो हीलिंग एंड क्योरिंग ही करेंगे, क्योंकि हमने भी ये पिछले 1 डेढ़ साल में ये कॉम्पोजिशंस को अच्छे से फॉलो अप किया है ना। जी जी पहले यूज करते थे, किसी में जी रिजल्ट मिलता, किसी में नहीं मिलता था, किसी में जी नेफ्रोके वाला रिजल्ट मिलता था, किसी में आपका केएफटी किट वाला रिजल्ट मिलता था, है ना, जी फॉर्मूला पे जी रिजल्ट मिलता था। पर अब जी उसमें हमने
और रेमेडीज को भी और प्लांट को भी डाला है, डेफिनेटली डाला है, पर बेसिक जो है वो तो इलेक्ट्रोपैथी का ही फॉर्मूला रहेगा ना। जी जो जी अदर जी रेमेडी है वो तो उस चीज को बस वहां तक लेके जाने में और उस तरह का एक इंप्रेशन क्रिएट करने में मदद करती है। जी जी। नहीं, मैंने सोचा सर नेफ्रो के तो पहले से आ रहा था, जी, और केटी किट अगर बना तो कुछ उसमें जो नहीं होगा इसमें ऐड किया होगा कुछ फॉर कुछ चीज। एग्जाम्पल पर्सन का सडनली क्रिएटिनिन हाइक हो जाता है ना, जी जी सडनली उसका यूरिक एसिड खराब हो जा रहा है, तो जी। उसमें उन तरह की कंडीशन में आप इसको केएफटी किट को यूज कर रहे हैं। ठीक 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 जी जी ठीक ठीक सर। और सर एक जानकारी है, जो S10 है, C10 है और C15 है अपना हाँ जी C50, तो इसको जो है C10 और C15 में दोनों डाइजेशन के लिए मेंटेनेंस मतलब लेते हैं हम, तो जी। कौन सा मतलब अंतर इसमें दोनों कहाँ बेहतर यूज करें, कि C10 कहाँ यूज करें और C15 थोड़ा सर गाइड कर दे तो बेहतर। इसके लिए भी मैं एक बार सर से डिस्कस करूंगा। ठीक अब ठीक। मेरे को जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको जी बता जी सकता हूँ, पर जो प्रॉपर जो क्लियरेंस है वो आपको सर ही बता सकते हैं। ठीक ठीक। जी, बस ये बात है कि जो C10 है वो हाँ जी आपका रिलीज ऑफ मतलब रिलीज के लिए है। जी C10 का जब हम यूज करवाते हैं वो किस में करवाते हैं, जब हमें रिलीज करवाना हो, मान लीजिए कि फीकल रिलीज करवाना है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो C10 दीजिए, जी रिलीज हो जाता है ना। जी पर जी वहीं जी पे जब मान लीजिए आपका फैक्टर इंडाइजेशन या फिर जी आपका वीकनेस, ऐसे जी जी कंडीशन में वहाँ पे C15 का यूज हो रहा है ना। जी जी अब इसका जो टेक्निकल जो शब्द है जो जी जी। आपको उस तरह से एक्सप्लेन होंगे वो सर ही कर पाएंगे। मैं तो आपको ठीक सिर्फ मुझे मालूम ठीक है कि ठीक। उसका क्या रिजल्ट क्या है, किस चीज पे रिजल्ट दे रहा है, मैंने आपको वो बता दिया किस चीज पे इसका रिजल्ट आता है, जी जी ठीक ठीक ठीक। पर वो क्यों है वो थोड़ा सा सर आपको और क्लियर कर। सर जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हम फार्मूला बनाते हैं, हाँ जी तो इस इलाज के साथ हम मतलब एक बेहतर फार्मूला होता है जिसके जिसको देने से मतलब कॉन्स्टिपेशन जो है ज्यादा ब्रेक हो जो है, जी तो क्योंकि मैंने इस इलाज के साथ मैंने बरवन भी दिया कभी, इस इलाज के साथ H2 भी दिया, और मतलब कि अभी बेहतर मुझे वो नहीं आया कि जैसे लेक्टोलूज वगैरह लोग अंग्रेजी में पिला देते हैं इंग्लिश दवाइयों में, तो उस तरह से मुझे थोड़ा सा बेहतर और रिजल्ट आ जाए, तो कौन सा मतलब कि। डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर राकेश जी ने ही कुछ लेक्चर्स पहले एक बात बोली थी, तो मैं उससे पहले क्या करवाता था, मैं भी नाइट में देता था, जी पर मैं जी मोस्टली मैं एस लास ही देता था या डब्ल्यू ही देता था। जी 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 तो उससे क्या है कि मोशन आ तो जाता था, पर मतलब जी जी जैसे मान लीजिए 2 दिन लिया उसके बाद उसको आ रहा है, पर जिसको मान लीजिए जी बड़े लंबे समय से नहीं आ रहा था, पर अब जी उन्होंने एस लास वाई का एक मेंशन किया था, तो उससे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मैंने भी अभी हाल ही में कुछ पर्सन को दिया, जी तो जी जब सजेस्ट करवाया और जी नाइट में विद वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, जी जी गर्म पानी के साथ उसको यूज करवाया, जी जी तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में उन सब ने बोला कि उनको अच्छे से जो फ्रेश होने में जी जी जी। हुए हैं। अच्छा सर, इसको रैपिड नहीं दिया जाता ना सर। रैपिड भी यूज करवाते हैं सर, रैपिड भी यूज करवाते हैं, कुछ जी जी कंडीशंस में आप रैपिड भी यूज करवाते हैं, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का ही पेशेंट है, उसको और कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ जी जी कॉन्स्टिपेशन ही बनी रहती है, उसके टेस्ट नॉर्मल जी आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, बस उसका कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, जी तो जी उसके जी बाद 10 लाख को रैपिड यूज करवाते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि पर्सन जो होता है उसको बीमारी के कारण उसकी भूख खत्म हो जाती है, जी जी। फिर आप एसलास को रैपिड यूज करवाते हैं, एसलास C17 को रैपिड यूज करवा सकते हैं, तो ठीक उसमें ठीक रैपिड यूज भी होता है सर, ऐसा नहीं है। ठीक शुभम ठीक। आप रेडी हैं? ठीक। एक्सक्यूज मी शुभम। हाँ रेडी है। ओके, बस जस्ट लास्ट क्वेश्चन लगे, प्लीज मैम क्वेश्चन पूछ रहे थे, अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। जी सर। सर मैं ये कह रही थी, अभी आपने R27 का यूज बताया है जी, कैंसर में, लेकिन आपने पहले भी एक बार जिक्र कैंसर किया में था कि नहीं, इसको दो, जी जी बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए आप। और पहले भी आपने एक बार बताया था कि इसको 30 ml में बना के 2 ड्रॉप्स भी देते हैं। थोड़ा सा सर इसका मुझे यूज टू क्लियर डोज करें। 5 ml 10 ml, लाइटर टू लाइटर डोज तरह से। देखिए जी R27 जो है ना, पहली बात, जी जी कैंसर किसको माना जाता है, अगर आपके शरीर में सुई भी लग गई ना तो भी वो कैंसर नेचर की बन चुकी है उस समय। अब वो अगर जी पूरी तरह से खराब होकर सड़ गल गई उंगली या वो ऑर्गन, तो उसको आप प्योरली कैंसर मानेंगे, पर वो रिकवर होगी तो वो कैंसर नेचर से बाहर आ गई। जब आप बीमार जी होते हैं तो आपकी बॉडी जो कैंसर नेचर के अंदर चली जाती है, आपको खाना सही से पच नहीं रहा है, आपको नींद सही से नहीं आ रही है, तो बॉडी की नेचर की है कैंसरस बन गई है। वर्ड कैंसर जी अपने आप में बीमारी के लिए तो उसको लास्ट फॉर्म ऑफ बीमारी के ऊपर भी कैंसर को बोलते हैं,
पर वो थ्रू आउट जी द प्रोसेस में भी वो कैंसरस नेचर के अंदर आ जाता है ना। तो किसी भी जी तरह के कैंसरस नेचर को कंट्रोल करने के लिए आप R27 का यूज करते हैं। और इसी तरह जी से जब आप ट्रीटमेंट, जब लंबे समय तक हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं अपने पेशेंट को हमारा, तो जी उस समय जब उसका रिजल्ट रुक रहा होता है तो उस समय हम R27 का यूज करवाते हैं, तो आपको रिजल्ट आना जी शुरू हो जाता है। फिर आपके केस में हमने शायद से आपके बेटे को दिक्कत थी, है ना, जी उसमें भी हमने R27 का यूज करवाया था, तो आपने उसका एक रिस्पॉन्स देखा होगा, है ना। जी जी वो ठीक हो गया था सर, और अभी भी ठीक है वो बिल्कुल। बिल्कुल, तो R27 का चलिए रिस्पॉन्स थैंक यू सर। मेन जी वर्क ही यही है कि जहां पे आपका फंस गया पर्सन, जहां पे आपको रुकावट आ गई, आप वहां पे R27 दीजिए, आपका आना शुरू हो जाता है। C17 का यूज हो रहा है R27 में भी, ऐसा तो है नहीं हम किसी जी और चीज का यूज कर रहे हैं। जी जी, तो तो ठीक है सर इसको शुभम। डायरेक्ट हम ऐसे ही दें, या आपने लेटर भी मेरे को बताया था देखिए, कि दो डोज लेटर, का मैंने जैसा थोड़ा सा इसका यूज क्लियर कर दीजिए। जी, डोज पहले आप लाइटर से शुरू करते हैं, या कंडीशन जी के अकॉर्डिंग आप, अगर पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में तो उसको आप स्ट्रोंगर भी दे सकते हैं, पर लाइटर्स जी लेके जाके जब आप उसको खत्म करना है तो आपको उसको स्ट्रोंगर में लाके खत्म कर देना है, डायरेक्ट ऑन टंग पे खत्म कर देना है किसी भी जी चीज, चाहे वो फिर इन जी जनरल पेशेंट में हमारा ट्रीटमेंट है, तो आप उसको भी जी लास्ट में लाके डायरेक्ट ऑन टंग पे पानी के साथ ले रहा है उसको, लास्ट में जब क्योर हो चुका है तो लास्ट में लाके डायरेक्ट ऑन टंग पे लाके उसको खत्म कर देंगे, है ना। जी तो डोज का ये डोजोलॉजी के अंदर आपका पार्ट आ जाता है। जी ओके थैंक यू सर। थैंक यू शुभम, मैं आपको ऑन स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, अपना कैमरा ऑन कर ले। ओके, ऑन है, ऑन है। ठीक है शुभम, आप इस समय ऑन स्क्रीन है, प्लीज कंटिन्यू विद योर लेक्चर। आवाज आ रही है ना? जी शुभम, अच्छा शुभम, एक काम कीजिएगा आज, अगर हाँ मान लीजिए आप अपने ना इसको थोड़ा और नजदीक करके और थोड़ा ऊंचा हाँ बोलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कई बार क्या ठीक। होता है कि जब हम शुरू स्टार्ट करते हैं तो हमारा सब कुछ फ्लो बिल्कुल बराबर होता है, पर जब हम हाँ किसी चीज को समझाने में लग जाते हैं ना, तो हमारी हाँ वॉइस मॉड्यूलेशन से ध्यान चला जाता है, ठीक है। तो बीच बीच अच्छा में अपनी आवाज को खुद ही आप खुद जोर से बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है बस ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी आपका नहीं, लेक्चर जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं सर। उस दिन माइक नहीं था इसीलिए वो आवाज कम आ ओके रहा। ओके ओके, ठीक। चलिए थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमारा बॉडी में कंपोनेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है वो कैसे होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन पढ़े थे क्योंकि डाइजेशन हम लोग का पूरा हो गया था। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो रेस्ट बचा था वो पढ़े थे, तो उसको थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज पढ़ेंगे डिजीज एंड डिसऑर्डर, बीमारी और विकार। इसको बेसिक में पढ़ेंगे, उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास का। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट, तो सबसे पहला जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे माउथ में होता है, वो किसका, ड्रग्स का होता है। तो वो भी कहा बिलो दी टंग, हमारे जीभ के नीचे, उसके नीचे म्यूकोजा लाइन होता है उसमें। उसके बाद सेकेंड स्टमक में होता है, स्टमक में हमारा वाटर होता है, और फिर अल्कोहल होता है, और कुछ सिंपल शुगर होता है एब्जॉर्ब, ठीक है। और किसके थ्रू होता है, हमारे स्टमक में एक रुगई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो म्यूकोजा लेयर जो था इस एलिमेंट्री कैनल का लास्ट, वही एब्जॉर्ब करता है स्टमक में, क्या चीज का, वाटर का, अल्कोहल का, और सिंपल शुगर का। उसके बाद स्टमक के बाद था स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब मोस्टली एब्जॉर्ब वहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतों में। किसका किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, और रेस्ट जितना भी फूड कंपोनेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसका होता है, विटामिन और मिनरल्स का, और रेस्ट वाटर का, ठीक। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल, उसका कि वॉल कैसे होता है जो एब्जॉर्ब कर सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक सबसे बाहरी परत जो था जिसको इपिथेलियम ऑफ वर्सल कहते थे। उसके बाद एक मस्कुलरिस था जो स्मूथ मसल्स का होता था, जिसमें
जो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक लॉन्गिट्यूडिनल था लाइनिंग और दूसरा था कि उसमें सर्कुलर था, इसी में ब्लड फ्लो होते रहता है। उसके बाद जो लाइनिंग था वो सब मुकोजा का था, सब मुकोजा। उसके बाद लास्ट जो था वो था म्यूकोजा का। म्यूकोजा का और ये जो है सब मुकोजा, सब मुकोजा ब्लड वेसल्स होता है और म्यूकोजा में ही अटैच रुगरी होता है जो स्टमक में क्या बोलता है अल्कोहल और सिंपल शुगर और कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता था। उसके बाद इसी में फिंगर हैंड लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये माइक्रोविलाई है, ये सारा विलाई है। इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, सिंपल शुगर, ये सब का रेस्ट जो भी बचता है। और इसी में हमारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, लेसिटल, जिसको हम लोग लेसिटल कहते हैं। ये लेसिटल में ब्लड वेसल्स होता है, जो भी फूड कंपोनेंट एब्जॉर्ब कराया तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग लेसिकल कहते हैं। और जो विलाई था, जो जहाँ से म्यूकोजा लेयर का जो परत था, जहाँ से ये ग्रो हुआ था या अटैच है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्स की, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून, लीवर कुहून, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून, LIBERKUHN, लीवर कुहून। इसी से लेसिटल जो ब्लड वेसल्स जो कैरी करता है, उसके थ्रू ही फूड कंपोनेंट हमारा ये जो मस्कुलरीज है, ठीक है, मस्कुलरीज जिसमें ब्लड फ्लो होते रहता है उसमें चल जाता है, फिर वो हमारे सभी ग्लैंड ऑर्गन में जाकर के प्रोवाइड करता है ब्लड। ऊपर जो कवर है उसको इपिथेलियम ऑफ वर्सल था कहते थे, EPITHILLIUM, इपिथेलियम ऑफ वर्सल, या जिसको हम लोग मेसोथेलियम टिश्यू भी कहते हैं, मेसोथेलियल टिश्यू, मेसोथेलियल टिश्यू। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है एपिथेलियल ऑफ वर्सल, या जिसको मेसोथेलियल टिश्यू का बना होता है। उसके बाद सेकेंड जो होता है वो मस्कुलरीज होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई होते, ब्लड फ्लो होते रहता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल में लाइनिंग टाइप का होता है टिश्यू, और जो सर्कुलर होता है उसमें गोलाकार टाइप का होता है। उसके बाद जो लेयर होता है सब मुकोजा होता है, सब मुकोजा के थ्रू ही मस्कुलरीज में ब्लड जाता है। और इसी से अटैच जो है हमारा म्यूकोजा लेयर होता है, जो लास्ट पार्ट होता है जिसमें रुगई होता है, जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, RUGAE, रुगई, जो स्टमक में एब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है। और विलाई जो है, जो हैंड लाइक दिख रहा है आपको, ये स्टमक में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब उंगली जैसा, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। यही एब्जॉर्प्शन कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, ये सब का। और इसी में ही लेसिटल होता है जो ब्लड वेसल कैरी करता है, जिसके थ्रू फूड कंपोनेंट ब्लड में मिल करके वो फिर मस्कुलरीज में जाकर के भेजता है, ये ब्लड सप्लाई करता है। और जहाँ से ये विलाई अटैच होता है म्यूकोजा लेयर में, उसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून कहते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था।
उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो वाटर हीटिंग होता है, और वो जो वाटर हीटिंग होता है उसको हमारा जो माइक्रोविलाई है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको हाइड्रोफिलिक बनाना पड़ता था। हाइड्रोफिलिक कैसे बनता है, जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल उसके चारों तरफ मिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन रहता है, ग्लोबुलर प्रोटीन गोलाकार टाइप का, जो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है हाइड्रोफोबिक है, इसको हाइड्रोफिलिक बनाना है। फिलिक बनाना मतलब कि वाटर लविंग बनाना है। तो जो इसमें मिसल्स डॉट डॉट है, ठीक है, इसी में ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये पूरा जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है, CYLOMICRONES काइलोमाइक्रोन्स, या इसको हम लोग काइरो मिसल्स भी कहते हैं, ठीक है, CYLOMICELLES कैलोमिसल्स। यही क्या करता है, जो विलाई था जिसमें हमारा लेसिटल था, ये लेसिटल था जो ब्लड वेसल कैरी करता है, तो इसी में जाता है, फिर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि फिर ये जो कंपाउंड है काइलो मिसल्स ये आपका हाइड्रोफिलिक बन जाता है, और जो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो हाइड्रोफोबिक था, तो इसी को कवर कर देता है मिसल्स, जो इसको वाटर लविंग बना देता है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है, और यही लेसिटल में जा करके एब्जॉर्ब हो जाता है। कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था। उसके बाद अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज एंड डिसऑर्डर, बीमारी और विकार। तो सबसे पहले हम लोग का जो डिजीज है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लीवर है हमारा वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो बाइल जूस का ही दो पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है, बिलीवर्डिन ग्रीन होता है। तो जो जॉन्डिस होता है वो मेन रीजन यही होता है। तो बाइल पिगमेंट स्टोर हो जाता है, मतलब कभी कभी होता है कि या लीवर अफेक्ट करता है, या स्किन और आई जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट होने लगता है, या यूरिन जो है वो येलोइश हो जाता है, मतलब पीला दिखने लग जाता है। जॉन्डिस में ऐसा होता है, क्यों होता है, जब लीवर हमारा ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो बाइल डक्ट है, ठीक है, जहाँ से हमारा बाइल जूस निकल रहा है, तो बिलीरुबिन जो पिगमेंट है वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, या तो सूजन हो गया, या तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, इसके कारण भी कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है। मतलब मेन रीजन ये रहता है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जो बिलीरुबिन है, जो बाइल जूस का पिगमेंट है, वो किसी कारणवश हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और वो ही हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है वहां पे जा करके जमा हो जाता है, ठीक है जी। जो बाइल पिगमेंट स्टोर हो जाता है और लीवर अफेक्ट करता है स्किन पे, आई पे, और यूरिन टर्न येलोइश, और जो हमारा पेशाब है वो पीले कलर का हो जाता है। ये होता है जॉन्डिस में। हम लोग बेसिक बस देख रहे हैं, ठीक है, उतना हम लोग एडवांस में जाएंगे। तो सेकेंड है हम लोग का वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक फूड एंड इट इज कंट्रोल बाय वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला रीजन। वोमिटिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा खाए जिससे आपको एलर्जी है, या आपका ये एसिडिटी बन रहा है, या कहीं आप घूमने गए, या कभी कभी गर्भ अवस्था में भी ये वोमिटिंग होता है। तो ये कैसे होता है कि जब भी हमारे पेट को कोई भी खाना सही नहीं लगता, या फूड पॉइजन रहता है उसमें, या कुछ बैक्टीरिया या वायरस रहता है, तो जो हमारा स्टमक को ठीक नहीं लगता, तो वो मेडुला रीजन, ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला रीजन। नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मेडुला रीजन का काम और क्या क्या होता है। तो अभी बस हम लोग नॉर्मल देखेंगे। तो ब्रेन में एक मेडुला रीजन होता है,
उसके पास सिग्नल जाता है स्टमक के थ्रू कि कुछ ऐसा चीज आया है, बैक्टीरिया है जो हमारे पेट के लिए सही नहीं है, या कभी कभी गैस बनाता है। तो ये मेडुला रीजन ही फिर सिग्नल भेजता है स्टमक को कि वोमिट करवाओ, मतलब कि वोमिटिंग करवाओ। तो इसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। उसके बाद है डायरिया। डायरिया क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ bowel movement, increase liquidity of fecal matter। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब असामान्य अवस्था में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो भी स्टूल है वो लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा होने लग जाता है। रीजन क्या हो सकता है कि जैसे जो एब्जॉर्ब है, जैसे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई था या ये माइक्रो विलाई था, वो एब्जॉर्प्शन फूड कंपोनेंट का नहीं करवा पा रहा, या वाटर का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो भी पच रहा है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं, मतलब कि अगर एब्जॉर्प्शन पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक से नहीं हुआ तो क्या करता है, वो डायरिया कॉज करता है। और जो हमारा स्टूल है वो लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा फॉर्म होने लग जाता है और बार बार स्टूल होता है और ये बहुत लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसके बाद है कंस्टिपेशन। ठीक है, कंस्टिपेशन क्या है? फिकस रिटेन इन कोलोन, इरेगुलर एक्सक्रीशन ऑफ फीकल मैटर। कंस्टिपेशन कैसे होता है कि जब भी कुछ हम लोग खाए तो ज्यादा स्पाइसी है या हम लोग खाए तो उसको वो ठीक से पचा नहीं, और पचा भी तो वो ये जो स्टूल है वो ड्राई फॉर्म में रह जाता है। और होता क्या है कि कभी कभी है ना, मतलब पानी जो पीते हैं हम लोग, पानी बहुत कम पीते हैं या फाइबर की कमी, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं अगर उसमें फाइबर की कमी हो तो भी वो कंस्टिपेशन कॉज करता है। मतलब मेन जो रीजन है वो वाटर और फाइबर की कमी से कंस्टिपेशन होता है, जो बहुत कड़ा या आप कह सकते हैं ड्राई स्टूल बनाता है, जो प्रॉब्लम करता है। ये 2 या कभी कभी अगर 2 या 3 दिन नहीं हो तो फिर पेट में जलन या दर्द भी ये महसूस कराता है, जिसको हम लोग कंस्टिपेशन कहते हैं। उसके बाद है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है कि खाना ठीक से पचता नहीं है और पेट भरा हुआ महसूस होता है, और नोजिया का मतलब कि अनईजी टाइप का लगता है, मतलब मन ठीक नहीं लगता है, और एसिडिक होता है। जब भी हम लोग कुछ स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फूड पॉइजनिंग हो जाता है या ज्यादा हम लोग खा लेते हैं, या एंजाइम कभी कभी होता है कि ठीक से सिक्रेट नहीं करता, मतलब जो प्रॉपरली एंजाइम सिक्रेट नहीं करता है तो उसकी वजह से इनडाइजेशन होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और पेट भरा भरा महसूस होता है। और इसका कारण फूड पॉइजनिंग भी कभी कभी होता है, या स्पाइसी फूड खा लिए, ज्यादा खाना खा लिए, ये भी हो सकता है। तो ये था बेसिक हमारा डिजीज एंड डिसऑर्डर डाइजेशन सिस्टम का। उसके बाद एक डिजीज है जिसको हम लोग कहते हैं PEM, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये बच्चे से होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है मैरस्मस, मतलब होता है क्या है, इसमें प्रोटीन की कमी हो जाता है, मतलब कि जो बच्चा जन्म लिया तो उसमें प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका इरेगुलर ग्रोथ होता है। तो उसी को हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक मैरस्मस होता है डिजीज और दूसरा है क्वासिकोस। क्वासिकोस MALRASMUS मैरस्मस, और एक क्वासिकोस KWASHIKOR। और ये जो मैरस्मस है ये लेस ईयर होता है, मतलब कि 1 साल के बच्चे से कम, 1 साल के बच्चे 1 साल
इससे कम बच्चे को होता है, मतलब जिसका एज जो है 1 साल से कम हो उसको होता है ये। अब इसमें क्या होता है कि थीन लिम्फ, मतलब हाथ पैर जो होगा वो बहुत पतला होगा। और दूसरा क्या होता है कि ब्रेन रिटार्ड होता है, मतलब कि दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, और फिर धीरे धीरे वो उसका ब्रेन सूखते जाएगा। उसके बाद बॉडी वेट डिक्लाइन होता है, तो वेट बहुत घटते जाता है। ठीक है, क्या हुआ, ये 1 साल से छोटे बच्चे को होता है मैरिस्मस। और ये थीन ऑफ लिम्स, इसमें क्या होता है कि पैर हाथ सब जो है वो बहुत पतला होता है, और फिर ब्रेन रिटार्ड हो जाता है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है, उसका जो नस है वो सूखने लग जाता है। सोचने की क्षमता या काम करने का ब्रेन का फंक्शन बहुत स्लो होते जाता है धीरे धीरे। उसके बाद ये कब से होता है कि ये 1 साल से कम के बच्चे में होने लग जाता है, स्टार्ट होता है। फिर बॉडी वेट डिक्लाइन होता है, मतलब बॉडी वेट घटते जाता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है क्वासिकोल। क्वासिकोल ये क्या है, एबव 1 ईयर, 1 साल के ऊपर के बच्चे को ये होता है क्वासिकोल। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें भी लिम्स पतले होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल वेट है, ठीक है, ओवरऑल जो वेट हमारा उसका जो बॉडी है उसमें क्या होता है कि फैट डिपॉजिट ज्यादा होने होता है, फैट्स डिपॉजिट इंक्रीज। क्या हुआ, कॉर्टिकल में 1 साल से बच्चे को ज्यादा 1 साल के का जो बच्चा उससे ज्यादा जो होगा उसको क्वासिकोल होगा, उसमें भी थीन लिम्स होगा, मतलब हाथ पे पतला आता है, लेकिन और ओवरऑल और जो बॉडी है उसमें फैट डिपॉजिट ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि वेस्टिंग मसल्स, मतलब उसका मसल्स है, ठीक है, मांस है, उसको एकदम बर्बाद कर देता है। और इसमें क्या होता है, बॉडी वेट बहुत अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, बॉडी वेट इंक्रीज। और लास्ट क्या है इसमें, जैसे ब्रेन रिटार्ड होता है, मतलब कि दिमाग का फंक्शन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इन क्वासिकोल में क्या होता है कि ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देता है, तब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो मैस्मस है ये कैसे होता है, कैलोरी और प्रोटीन दोनों के डिफिशियंसी से होता है। कैलोरी मतलब हो गया कि एनर्जी जो भी हमारा कार्ब्स प्रोटीन फैट से मिलता है, और प्रोटीन ये दोनों की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन एज वेल एज कैलोरी। मतलब और मैस्मस में क्या होता है कि स्किन ड्राई रहेगा बच्चे का, स्किन ड्राई और रिंकल्स रहेगा, बहुत ड्राई रहेगा, एकदम सूखा टाइप का। तो मैस्मस क्या हो गया कि 1 साल से छोटे बच्चे को होता है, फिर हाथ पैर बहुत पतला होता है, और फिर ब्रेन का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है, बॉडी वेट भी बहुत घटने लग जाता है, और ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी से होता है, डिफिशियंसी।
मैथ्स जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों के डिफिशियंसी से होता है। मतलब प्रोटीन का भी बहुत ज़्यादा कमी रहता है बच्चे से, और प्रोटीन का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है। उसका जो स्किन है वो ड्राई होता है, और रिंकल्स होता है जो बूढ़े को होता है, बूढ़ा बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनको होता है। उसके बाद क्वासिकोर क्या है, वो 1 साल से का जो बच्चा उससे जो ज़्यादा है उसको होता है। उसका भी हाथ पैर पतला होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, और जो ओवरऑल बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, उसमें फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। मतलब फैट बढ़ने लग जाता है मसल्स में, और मसल्स को बर्बाद कर देता है, ठीक है। और फिर बॉडी वेट इंक्रीज, मतलब बॉडी वेट अचानक बहुत बढ़ने लग जाएगा, और डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। मतलब उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होता, हाइट नहीं बढ़ता है, ये सब होता है। लेकिन ये सिर्फ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से होता है। मतलब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो बचपन से नहीं होता है, तो क्वाशिकोल कॉज करता है। जो 1 साल से बच्चे ज़्यादा, 1 साल का जो बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ उसमें टिकता है, और उसमें हाथ पतला होता है, उसका फैट डिपॉजिट होता है, और सब बॉडी पार्ट्स में मसल्स को बर्बाद करता है, बॉडी वेट बढ़ाने लग जाता है, फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। और मैथ्स क्या हुआ, ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी से होता है। वो 1 साल से छोटे बच्चे में दिखता है, जो इसमें भी थिन ऑफ लिम्स, हाथ पैर पतला होता है, सोचने या ब्रेन का फंक्शन जो है वो स्लो होते जाता है, फिर बॉडी वेट डिक्लाइन, बॉडी वेट भी घटने लग जाता है, इसकी ड्राई होता है उसका। ये था हमारा PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये हमारा ये डिजीज डिसऑर्डर का बेसिक था, डाइजेशन सिस्टम का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम लोग जो भी पढ़ा है उसको ओवरऑल शॉर्ट वे में पहले रिवाइज करेंगे कल। आज के लिए इतना है। थैंक यू। थैंक यू शुभम। और अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसका पूरा नोट्स दे देंगे। उसके बाद जो भी आपका डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, और कल जो है हम लोग ओवरऑल रिवाइज भी करेंगे शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम लोग रिस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। शुभम, आप नोट्स आज प्रोवाइड करवा देंगे? आज रात तक भेज देंगे आपको। ठीक है, मुझे आप आज प्रोवाइड करवा दीजिएगा। कल फिर हमने उसमें क्या रिवीजन करनी है, कैसे करनी है, उसके ऊपर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे सारे लोग ना। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, और अभी हमारी एक, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लाइव जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी आपको बताया गया था। तो वो सेशन जिस भी दिन होगा, हो सकता है वो पर मॉर्निंग आवर में हो। फॉर एग्जांपल आपका, जैसे मान लीजिए 10 से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक के बीच के अंदर। तो जिस दिन भी वो सेशन होने वाला है, उस दिन मैं आपसे एक बार उससे एक दिन पहले हम डिस्कस करके, और एक आपको लाइव सेशन हमने दिखाना है जल्दी, और दूसरा जो डाइट के ऊपर जो है उसके ऊपर भी नेक्स्ट 1-2 डेज के अंदर मैं डिस्कस करके, जो डाइट के ऊपर का जो आपका गेस्ट लेक्चर है वो भी आपको जल्द ही करवा दिया जाएगा। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए हमारा यही था सब्जेक्ट। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी, जय नमस्कार लक्ष्मण सर, नमस्कार। जय जी। लक्ष्मणपति।
जय मैटी जी, जय रविशन, जय गुरु जी। थैंक यू।